So yesterday we had covered about solution focused therapy, what it is, when it is done, who are suitable, who are not suitable. Now we are going to discuss how the interventions are given in this particular therapy. तो सबसे पहला है प्री सेशन चेंज। ये मैंने कल थोड़ा सा ब्रीफली बताया भी था कि जब क्लाइंट जो है अपॉइंटमेंट लेता है टेलीफोनिकली लेटेस्ट से, तो इवन तब भी जो है टेलीफोनिकली भी अपॉइंटमेंट ले रहा है तो उसको ये बोला जाता है कि यू स्टार्ट वॉचिंग योरसेल्फ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल यू कम फॉर द फर्स्ट सेशन, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट प्री सेशन, अभी सेशन हुआ नहीं है, एंड यू वॉच इफ एनीथिंग इम्प्रूव्स। तो ऑब्वियसली जो है क्लाइंट एफर्ट करता है कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है तभी तो वो आ रहा है। और अगर वो आता है फर्स्ट सेशन के लिए और ऑलरेडी दैट पर्सन फील्स सम पॉजिटिव चेंजेस, सो देन वी बिल्ड अपॉन दोज थिंग्स व्हिच ही और शी हैज डन टू इम्प्रूव द थिंग्स। सो अगर वो पॉजिटिव चेंजेस कुछ ऑलरेडी आ गए हैं, सो इट कैन बी सेड ए फ्लाइंग स्टार्ट। तो ये है, तो पॉजिटिव जो प्री सेशन चेंजेस होते हैं वो काफ़ी एम्पावरिंग होते हैं क्लाइंट के लिए। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने बिना काउंसलर के अपने ही बल पे, अपने ही दम पे वो चेंजेस लाए हैं, तो उसको एम्पावरिंग फीलिंग होती है, यस आई कैन डू इट। दूसरा इंटरवेंशन कल मैं बता चुका था कि एक्सेप्शन सीकिंग। कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हमेशा परमानेंट नहीं रहती है, तो क्लाइंट को बोला जाएगा भाई वो ओकेजन्स बताओ जब ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल नहीं थी, और लेटर से कि कोई ऐसा था ही नहीं कि जब बिल्कुल नहीं थी, तो एटलीस्ट इतना तो ज़रूर होगा कि कम थी थोड़ा। तो वो जो है उस दौरान उसने क्या किया था, व्हाट ऑल थिंग्स ही और शी हैज़ डन, सिचुएशन क्या थी, वो सब जो है हम उसको रिपीट करने के बोलते हैं, सो दैट द पर्सन गेट्स इन कंट्रोल। फिर थर्ड भी हमने कल डिस्कस किया था, कॉम्पिटेंस सीकिंग। कॉम्पिटेंस सीकिंग में जो है हम उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्वालिटीज़ हैं, उसको यूज़ करते हैं, वो जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो जो भी कोपिंग मैकेनिज्म जो है पहले क्लाइंट ने यूज़ किए हुए हैं, जैसे ऊपर भी हमने बात की थी एक्सेप्शन सीकिंग में, कि जब प्रॉब्लम नहीं थी या बहुत कम थी, तो उस टाइम कोई ना कोई कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ किया होगा क्लाइंट ने। तो उसी कोपिंग मैकेनिज्म को जो है वी एक्नॉलेज एंड रीइंफोर्स कि हाँ ये चीज़ काम करती है और उसको हम और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। 3 हो गए। चौथा है मिरेकल क्वेश्चन। तो मिरेकल क्वेश्चन में एक तरह से हम जो उसका जो प्रेफर्ड फ्यूचर का जो विजन है वो बिल्ड करवा रहे होते हैं। जैसे हम उससे पूछेंगे कि सपोज तुम रात को सोने गए और व्हेन यू आर स्लीपिंग whatever problem you are facing that disappeared, so when you get up in the morning how will you come to know that the problem is no more there? तो एक तरह से जब उसको सुबह उठ रहा है और उसको पता ही नहीं कि रात में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो अब वो जवाब वो उसके वो होंगे कि क्या-क्या जो है सिम्पटम्स उसको दिखाई देंगे, या क्या-क्या जो है एक्शंस या क्या-क्या एनवायरमेंटल चेंजेस उसको दिखाई देंगे, जो उसको सजेस्ट करेंगे कि वो प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि वो उसका जो प्रेफर्ड फ्यूचर का विजन है वो ये है। मिरेकल क्वेश्चन का आंसर नॉर्मली यही होता है। तो जो भी उसका प्रेफर्ड फ्यूचर का विजन जो है, फिर देन वी बिल्ड अपॉन दैट कि उसको कैसे क्रिएट किया जाए उस फ्यूचर को जो इसको चाहिए। क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ये चीज़ें होने लग जाएँगी या ये चीज़ें नहीं होंगी। तो इसमें हाँ, एक चीज़ और जो है ख़ास हम करते हैं सॉल्यूशन फोकस थेरेपी में, कि हम नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं कि क्या नहीं होने देना है या क्या नहीं करना है, के बजाय भी फोकस ऑन क्या करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉल्यूशन फोकस थेरेपी में। सो अब जो हमने से मिरेकल क्वेश्चन पूछा, उसके आंसर में जो बोल रहा है, तो ये इमेजिनरी फॉर्मेट है, कोई इसमें वो अपनी इमेजिनेशन से बोलेगा। तो ये इमेजिनरी फॉर्मेट का जब वो आंसर देगा तो अपनी जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनसे ऊपर उठेगा। क्योंकि नॉर्मली जो आदमी इस स्टेज पे आया है, प्रॉब्लम लेके आया है,
तो उसका लिमिटिंग बिलीफ कोई ना कोई जरूर होगा कि ये चीज़ तो सॉल्व हो ही नहीं सकती है, ये हो ही नहीं सकता है, वॉट एवर दैट मे बी। तो ये है। दूसरा कि उसका एक जो ओपन एक्सप्रेशन होगा कि उसको ये चाहिए, तो वो उसको फर्दर मोटिवेट करता है उस गोल को अचीव करने के लिए, कि हाँ, जब उसको खुद क्लैरिटी आती है कि ये मुझे चाहिए, तो उसको अचीव करने के लिए मोटिवेशन भी आएगा। तो और हाँ, एक चीज़ और भी हो सकती है कि जब वो ये सब चीज़ें बोल रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि उसको ये रियलाइज़ हो जाए जब अपना प्रेफर्ड फ्यूचर का विज़न बताते में, कि जो वो बता रहा है वो एक्चुअली इसको चाहिए ही नहीं। जैसे वो जो है कोई पर्टिकुलर जॉब टाइटल के लिए पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे ये डेज़िग्नेशन चाहिए। तो वो बात करते-करते जो है उसको हो सकता है ये रियलाइज़ हो कि भई ये जॉब परमानेंट तो रहना नहीं है। अल्टीमेटली मैंने एक दिन रिटायर ही होना है। तो ये जॉब टाइटल मुझे क्या जो है दिलवा देगा ऐसा कि जो पूरी ज़िंदगी खुश रहूँगा। सो ये जॉब टाइटल मुझे पूरी ज़िंदगी खुशी देने वाला नहीं है। देयर इज़ समथिंग एल्स आई शुड लुक फॉर टू बी हैप्पी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है चौथी, कि उसको ये लगे कि जो प्रेफर्ड जो फ्यूचर का जो विज़न है, वो एक्चुअली उसे ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। तो इसमें जो है काउंसलर जो है क्लाइंट की हेल्प करता है कि टू आंसर दिस मिरेकल क्वेश्चन। जैसे एक्टिव लिसनिंग वी नो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि उसको जो है पूरा सुनना, तो पैराफ्रेज करना, है ना? उसको समराइज़ करना, क्लैरिफ़ाई करना बीच में, ये सब एक्टिव लिसनिंग से। फिर प्रॉम्प्टिंग, अगर वो कहीं अटक रहा है तो उसको प्रॉम्प्ट करना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये एम्पैथाइज़िंग, ये तो काउंसलिंग में हमेशा चाहिए होता है। एंड थेरेपेटिक क्वेश्चनिंग मतलब कि जो भी उसका क्या वो है प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड हम क्लैरिफ़ाई करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। फिर जो है स्केलिंग आता है। स्केलिंग में 0 टू 10, हम उसको बोलते हैं कि 10 मान लो कि जब मिरेकल मॉर्निंग जब हमारी हुई है, मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, वो 10 है। और जो वर्स्ट प्रॉब्लम है, जब चल रही तो वो 0 है। तो अब इस स्केल पे तुम अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ। तो इससे जो है जब वो अपनी प्रॉब्लम को बताएगा तो हम गोल्स आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं कि अच्छा ये जो है ऑब्वियसली रिवर्स में हम चलेंगे, तो कोई 10 से जो है 8 की तरफ आने पे हमें क्या करना है, 8 से 6 की तरफ एंड सो ऑन। तो गोल्स हम आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये होती है, स्मॉल एंड आइडेंटिफिएबल गोल्स। गोल्स हमेशा छोटे चुनने चाहिए क्योंकि वो अचीवेबल होते हैं, अचीवमेंट से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से फिर फर्दर वो पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होता है। एंड सेकंड क्या है कि हमको प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं कि इंडिविजुअल ने प्रोग्रेस करी है कि नहीं करी है, क्योंकि ये स्केलिंग वाला हम दोबारा कराएंगे, बाद में आगे फिर से कराएंगे, बार बार कराएंगे, तो हमको पता चलेगा अच्छा पिछली बार जो 10 पे थी वो अब 8 पे आ गई, फिर अब 6 पे आ गई, मतलब प्रोग्रेस हो रही है। और तीसरी बात कि जब वो क्लाइंट हमको ये बता रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम स्केल 4 पे है, ये प्रॉब्लम स्केल में 6 पे है, ये प्रॉब्लम स्केल में 8 पे है, तो ऑब्वियस बात है जो हाईएस्ट नंबर वाली जो प्रॉब्लम है वो प्रायोरिटी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो अगर सॉल्व हो गई तो बाकी तो छोटी-छोटी हैं, वो तो वो भी हो जाएँगी। तो ये हमको प्रायोरिटी भी पता चल जाती है, नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो स्केलिंग क्वेश्चन से जो है ना क्लाइंट का हमें मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस भी पता चलता है कि कितना है, कि उसको स्केलिंग वो तभी करेगा। तो और स्केलिंग जो है एक प्रैक्टिकल टूल है, इसको क्लाइंट को हम बोलते हैं कि इन बिटवीन सेशंस भी इसको यूज़ करना है। क्योंकि सेल्फ मॉनिटरिंग वो करेगा, तो सेम प्रॉब्लम आने पे हर बार उतना ही प्रॉब्लम है, कम है, ज़्यादा है, मेंटेन्ड है, व्हाटएवर, तो जो बताएगा तभी हमको पता चलेगा। तो इसलिए इन बिटवीन सेशंस भी क्लाइंट से हम ये करवाते हैं। सो जो 0 टू 10 नंबर्स हैं, ये तो हमने आर्बिट्रेरीली लिए हुए हैं। अब क्लाइंट को एक्चुअली पता है कि वो उसका मतलब क्या है, क्योंकि हम ये नहीं कह पाएँगे कि 5 और 6 में जो है कितना डिफ़रेंस है। क्योंकि वो तो क्लाइंट ही बता सकता है कि वो जब 5 वाली प्रॉब्लम फेस करता है तब कैसा लगता है और 6 वाली फेस करता है तब कैसा लगता है। तो वो तो क्लाइंट को ही पता है, एक्सपीरियंशियल चीज़ है। तो इसलिए इन बिटवीन सेशंस भी करवाते हैं। देन रीफ्रेमिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। रीफ्रेमिंग में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को
डिफरेंट एंगल से क्लाइंट को दिखा रहे होते हैं। तो जो काउंसलर है वो सिर्फ जो है इस बात के चांसेस इंक्रीज कर रहा है कि क्लाइंट जो है वो उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेगा। ठीक है, तो जो हम डिफरेंट एंगल्स उसको दिखा रहे हैं वो हर एंगल वैलिड होगा। तो जैसे कि आमतौर पे जो है कोई आदमी जो है कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आते ही उसको बोलेगा अरे ये तो कैटास्ट्रोफिक है, ये तो दुनिया बर्बाद हो गई मेरी। तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि हम इस चीज़ को प्रॉब्लम को एज ए अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। हम जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी बड़ी वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ लगती है। तो ये रीफ्रेमिंग जो है वो बड़ी हेल्पफुल होती है। तो ये जो है इंटरवेंशंस थे। देन कंपैटिबिलिटी विद एडजंक्टिव थेरेपीज। जो सॉल्यूशन फोकस थेरेपी है इसको जो है जो बाकी की दूसरी थेरेपी से उनके साथ में बड़ी इजीली यूज किया जा सकता है। तो क्योंकि जो सबसे प्राइमरी चीज सॉल्यूशन फोकस थेरेपी हमने पढ़ा था कि इफ समथिंग इज वर्किंग डू मोर ऑफ इट। तो यानी कि अगर कोई थेरेपी ले रहा है क्लाइंट और वो उसको वर्क कर रही है तो करने दो, डू सम मोर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो विच मीन्स सॉल्यूशन फोकस थेरेपी कैन वर्क अलॉन्ग विद अदर थेरेपीज। ये अलग से स्टैंड अलोन थेरेपी नहीं है कोई भी। ये मिसकंसेप्शन जो है लोगों के दिमाग में रहता है। जैसे सब्सटेंस अब्यूज के केस में भी सॉल्यूशन फोकस थेरेपी कैसे होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सॉल्यूशन फोकस थेरेपी ऐसे होगी कि सब्सटेंस अब्यूज में वो कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले रहा होगा ना, लेना चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट उसको फायदा देगा। तो इफ इट इज वर्किंग डू मोर ऑफ इट, वो ट्रीटमेंट लेते रहो। तो ऐसे जो है इट कैन बी यूज विद अदर थेरेपीज ऑल्सो। अब आती है बात टारगेट पॉपुलेशन की। सो एडोलेसेंट और एडल्ट आउट पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं इसमें। तो इसमें जो है एज एन एडजंक्ट टू मोर इंटेंसिव थेरेपीज इन यूरोप भी इसको यूज़ किया जाता है। मतलब कई थेरेपी जो बहुत इंटेंसिव होती हैं जैसे CBT लेटेस्ट से, है ना, कोई बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपीज भी चल रही हैं, उसके साथ में जो है यूरोप में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन फोकस थेरेपी को लगभग सभी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के साथ में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हम इसमें ये दूसरे जो है थेरेपीज को हम कोई रोक ही नहीं रहे हैं, ना उससे इस पे कोई इफेक्ट पड़ना है। तो चाहे वो एजुकेशनल प्रॉब्लम हो या बिजनेस सेटिंग में हो या क्लिनिकल डिसऑर्डर, हर जगह इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अब इसमें जो है यंग लोगों के साथ में क्यों जो है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि जो यंग लोग होते हैं नॉर्मली उनका क्या होता है कि दे हैव एक्सटर्नल फोकस, दे एक्सटर्नलाइज बिहेवियर प्रॉब्लम्स। वो क्या कहेंगे कि भाई देखो मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो ऐसा कर रहा है, या ऐसा होना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हर चीज़ को एक्सटर्नलाइज करने की आदत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेने की आदत होती है यंगस्टर्स में। सो खासतौर से एकेडमिक प्रॉब्लम्स की वजह से उनका अपना कोई स्टडी शेड्यूल नहीं होगा, कोई जो उनके गोल्स नहीं होंगे, कोई भी जो है उनका जो है पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं होगा स्टडी करने का कि कैसे चीज़ों को याद किया जाए। और वो ब्लेम करेंगे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम कम मिलता है, पूरे दिन बिजी रहते हैं। तो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए सॉल्यूशन फोकस थेरेपी बड़ी बढ़िया है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल के ऊपर है। तो इसमें जो है अच्छी सक्सेस देखी गई है। और जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम वाले हैं या मेडिकल प्रॉब्लम है या अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन वाले हैं, तो उनको जो है इसके साथ में सॉल्यूशन फोकस थेरेपी के साथ में मेडिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अभी हमने सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करी, तो उसमें जो है मेडिकल हेल्प भी चाहिए, मेडिसिन्स भी चाहिए होंगी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी चाहिए होगी। जैसे उसको जो है मोटिवेशनल इंटरव्यू कर सकते हैं, CBT कर सकते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और सोशल सर्विसेज भी जैसे कोई NGO वगैरह हैं, है ना, उनसे भी उसको हेल्प मिल सकती है। तो सॉल्यूशन फोकस थेरेपी को जो है हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट के रूप में देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज ए स्टैंड अलोन थेरेपी। सो दिस वाज अबाउट इट।
तो मैं सेशन ये वाला जो है ख़त्म होता है, तो उसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को।